नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज मैं आपको वंदना राग द्वारा लिखित कहानी देवा रे देवा सुना रही हूँ। यह कहानी मैं 2 भागों में प्रस्तुत करूँगी। इस कहानी में लेखिका ने यह बताया है कि अंधविश्वास की जड़ें हमारे समाज में किस तरह फैली हुई हैं। कहानी में लेखिका ने यह बताया कि किसी भी मुसीबत के पड़ने पर हम अंधविश्वास के तरीकों को अपनाने में कितना अधिक यकीन करते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। बुरा वक्त टोनों की शक्ल में हमारे घर आया। आई को सोने में जड़ी मूंगे की अंगूठी पहनाना जरूरी माना गया। दिवाकर पंडित के 4 साल तक पीछे पड़ने पर आई ने अपने शादी में मिले कान के फूलों को बेचकर अंगूठी बनवाई। उस दिन मैं भी आई के साथ नागपुर गया था, उसके कान फूल बेचने और फिर 1 हफ्ते बाद अंगूठी लेने। आई ने सुनार के हाथ में कान फूल देने से पहले दुकान में टंगे शीशे में अपने को देखते हुए कान फूल अपने कानों से सटाए थे और तुरंत नकार में सिर हिलाते हुए उन कान फूलों को सुनार की हथेली में उलीच दिया था। आई को सुंदर लगने से ज़्यादा बाबा की परवाह सता रही थी, क्योंकि उस दोपहर बस से गांव वापस लौटते वक्त आई ने मेरे अध खाए केले में से एक टुकड़ा मांग कर खाया था और गहरी सांस भरकर बोली थी, अब इसी का भरोसा है बाबू। दिवाकर पंडित का माने तो मेरे अंगूठी पहनने से तेरे बाबा का कष्ट कम हो जाएगा। क्या अंगूठी पहनने से कापूस बढ़िया उगने लगेगा आई? मैंने आई से पूछा था, क्योंकि गांव के सब जन आपस में बात करते थे कि बाबा के सारे कष्ट कापूस ठीक से न उगने से पैदा हुए हैं। मतलब सारी परेशानियों की जड़ में वही कापूस था। बाद में बाकी बातें बढ़ उससे जुड़ती चली गईं। बाकी बढ़ने वाली बातों में बाबा को खांसी का न जाने वाले रोग का लगना था। मेरी प्यारी गाय काली का दूसरे किसी गांव में बेचा जाना था और दीदी का जो मुझसे 6 साल बड़ी थी 11वीं की पढ़ाई को छोड़ घर पर लौट आना भी था। हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं था, इसीलिए दीदी चिंचोली में बुआ के घर रहकर पढ़ती थी, मगर उसकी पढ़ाई का खर्चा बाबा देते थे। 2 साल से जब से बाबा ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, वो दीदी को पैसा नहीं भेज पा रहे थे। पता नहीं दीदी को इसके बाद क्या सूझा कि वह एक दिन बुआ को यह बता बाबा याद कर रहे हैं। चिंचोली से गांव तक आने वाली बस पकड़कर घर लौट आई। हम सब आश्चर्य से भरे घर के बाहर चले आए जब हमें दीदी की पुकार सुनाई पड़ी। आई ने दीदी का हाथ बहुत धीरे से पकड़ उसका बैग अपने हाथ में लेकर पूछा था, कैसे क्यों आ गई अचानक? दीदी ने बाबा को देखते हुए कहा था, बहुत लाड से। वह बाबा को और बाबा उसे बहुत लाड करते थे, इतना कि कई बार मैं जल उठता था। बाबा पढ़ाई खत्म है, छुट्टियां लग गईं। कितना अजीब था। बाबा ने उससे पलट कर नहीं पूछा, साल के बीच में छुट्टियां कैसे लग गई तेरी, बल्कि उसका जवाब सुन न वे खुश हुए न दुखी। घर के बाहर वाले अहाते में बैठ सिर झुकाए ज़मीन ताकते रहे। दीदी का यूं लौट आना बाबा या आई को अनहोनी नहीं लगी, बल्कि दीदी का रोज़ वहाँ होना हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे समा गया जैसे दीदी कभी हमें छोड़ यहाँ से चिंचोली गई ही नहीं थी। प्रकाश, मैं तो उसी दिन आने वाली थी रे, जिस दिन मेरे कमरे की खिड़की पर रखा मुंह देखने वाला आईना नीचे गिरकर टूट गया था। आईने के टूटते ही मुझे सबसे पहले
बाबा की याद आई थी और मैं समझ गई थी अब मुझे लौटना ही होगा। वो तो मेरे कपड़े भीगे थे, उसी दिन मैंने उन्हें धोकर सूखने को डाला था, इसीलिए 2 दिन की देरी हो गई। आई की अंगूठी दीदी के घर लौट आने के बाद ही बनवाई गई थी और आई को ऐसा करने के लिए दीदी ने ही मजबूर किया था। दीदी ने ठीक ही किया था, क्योंकि नागपुर से लौटने के बाद अंगूठी पहनी आई कुछ निश्चिंत दिखती थी। बाबा की खांसी में आ रही लगातार कमी भी उसकी निश्चिंतता बढ़ा रही थी और बाबा का अब घर के बाहर वाले जामुन के पेड़ के नीचे बैठ अपने बचपन के मित्रों से बात करना बड़ी अच्छी बात थी। मैं उनके आसपास ही मंडराता रहता था। वहीं मैंने उनके बचपन के मित्र दत्ता पाटिल, हीरामन छेड़े, ढोंडू सावंत को बारिश न होने की बातें, सरकारी मुआवजा और कर्ज की बातें और कापूस बेहतर उगाने की तकनीकों के बारे में भी बातें करते सुना था। अपने बचपन के मित्रों से इस तरह बात करने पर बाबा की हिम्मत कुछ बढ़ी हुई दिखलाई पड़ती थी। दीदी ने आई से इस बारे में एक दिन कहा भी था, आई, दिवाकर पंडित का बताया उपाय तो कुछ रंग ला रहा है। बाबा का चेहरा तो देख, अब उतना काला भी नहीं लग रहा है ना? हाँ, आई ने उसी दबी हुई खुशी के साथ कहा था जिसे देखने की हमें आदत पड़ती जा रही थी। जिस दिन बाबा के बचपन के मित्र सुबह सुबह हमारे घर आए थे, बाबा को बुआ के घर वाले शहर चिंचोली ले जाने, उसी दिन दूध वाले से खरीदा गया आधा लीटर दूध चूल्हे पर रखा रह गया था और उफन कर पूरा बिखर गया था। मैं गाढ़ी नींद से उठकर बैठ गया था, क्योंकि आई की पीड़ा भरी तड़प वाली आवाज़ मेरे कान में पड़ी थी। इतने में दीदी आई के पास दौड़ी हुई आई थी और आई को डांटते हुए बोली थी, आई, सुबह सुबह कैसे बोल रही हो? अभी बाबा को ज़रूरी काम से बाहर जाना है और तुम, अरे दूध ही तो गिरा है, एक दिन प्रकाश को नहीं मिलेगा पीने को, और क्या होगा? काली के जाने के बाद उसको तो दूध की वैसी आदत भी नहीं। दीदी ने जानबूझकर यह बात रोज वाली अपनी आवाज़ से ज़्यादा जोर की आवाज़ में कही थी, क्योंकि यह उसका मुझे इशारा करने का एक तरीका था जिससे मैं उठते ही रोज की तरह दूध की मांग न कर बैठूं और आई को कम से कम नहीं होने या नहीं दे पाने के अनेक दुखों में से एक से बचा लूं। मैं दीदी की इस तरह वाली इशारे की भाषा को खूब समझने लगा था, क्योंकि दीदी घर के कामों से फुर्सत पा अब मुझे पढ़ाने का काम भी करने लगी थी। पढ़ाने के दौरान मुझे वह कई तरह की बातें सिखाती जाती थी और उस वक्त उसका चेहरा अजीब सी चमक से भरा उठता था। जब वह मेरी आंखों में आंखें डाल कहती थी तो मैं उससे आंख नहीं मिला पाता था और वह कह उठता था, जो तू बोलेगी वही करूँगा। उस वक्त मेरा जी करता था मैं उसके पैरों में अपना सिर रखकर वैसे ही रोने लगूं जैसे आई मंदिर के देवा के चरणों में अपना सिर रखकर रोती थी और कहती जाती थी, सब ठीक कर दे देवा, अब और कितनी परीक्षा लेगा। बाबा जब अपने बचपन के मित्रों के साथ चिंचोली जाकर लौटे थे तो उत्साह से भरे हुए थे। घर आने से पहले उन्होंने चिंचोली के बाज़ार से हमारे लिए नमकीन और मिठाई खरीदी थी। उसे हमारे बीच बांटते हुए वे अपनी खांसी के बावजूद चहक कर बोले थे, धनंजय पाटिल, वही तुम्हारी बुआ के रिश्ते वाले ने 50,000 का वादा किया है, अभी 10,000 की मदद भी की है। अब बोलो तो खेत बचा भी कितना है अपना, उतने के लिए इतनी मदद भी बड़ी है। कम से कम बीज खरीदने की हिम्मत तो आई है, बाद में खाद का इंतज़ाम करेंगे। अब अगले साल की तैयारी में लग जाना है। पिछला नुकसान सोच सोच कर हड्डी नहीं गलानी है।
जब वह यह सब कह रहे थे तो आई ने उन्हें कुछ याद दिलाने के लिए टोकना चाहा था। सरकारी तो उन्होंने आई की बात बीच में ही काट कर कहा था। धनंजय पाटिल भरोसे का आदमी है, सभी मित्रों की यही राय है। एक राय है यह, सब यही कह रहे हैं कि हम सब कापूस उगाएंगे। दीदी को न जाने क्यों उस क्षण बाबा पे बहुत सारा लाड उमड़ आया। वह बाबा की सिमट गई छाती में पुरानी चौड़ाई तलाश कर उनके गले लग गई और लगभग रुआसी आवाज में बोली, बाबा इन पैसों में से कुछ बचाकर एक बार खांसी की दवा करा लो। बाबा मुस्कुरा दिए थे और दीदी आई के कान के पास जाकर बोली थी, देखा अंगूठी का कमाल, बाबा इतना बड़ा काम कराए और तुम बिखर गए दूध की शंका लिए रोती थी। उस दिन हमारे घर में धैर्य और निश्चिंतता के विशाल पक्षी ने अपने पंख पसार दिए थे और दीदी और मैं उस पक्षी के पंखों पर चढ़ उड़ने लगे थे। मगर वही अंगूठी जिसे आई और दीदी हमारे कठिन दिनों का रक्षा कवच मान रहे थे, एक दोपहर आई को अपने दाएं हाथ की चौथी उंगली में नजर नहीं आई। न जाने कब किसी काम को करते हुए वह आई की उंगली से फिसल गई थी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसका दूसरा भाग सुनिए। धन्यवाद।